नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है राजस्थान का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। पॉइंट नंबर 7, राजस्थान में 1857 की क्रांति, भाग नंबर 4। इससे पहले हम राजस्थान के इतिहास का जो 7वां पॉइंट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति, उसके 3 भाग पढ़ चुके हैं। ये आज हमारा चौथा और लास्ट पार्ट है। ये थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि फिर एक वीडियो बनाते हैं तो पार्ट ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए आज इसी पार्ट में हम इस टॉपिक को समाप्त करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम जो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो शेष स्थान है, वहाँ पर क्या स्थिति रही थी, 3 भागों में हमने पिछले प्रश्न पत्रों के प्रश्नों के साथ जो मुख्य मुख्य स्थान हैं उनके बारे में, उनकी घटनाओं के बारे में, वहाँ से संबंधित व्यक्तियों के बारे में चर्चा करी थी। उसी तरह से राजस्थान की जो शेष रियासतें थी, शेष 2 राज्य थे उस समय के, वहाँ पर 1857 की क्रांति के समय क्या स्थिति रही थी। और इसमें मुख्य बात है कि हर स्थान से संबंधित सिर्फ हम 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे, जिनमें हम पढ़ेंगे कि वहाँ का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय, और उस शासक ने अंग्रेज़ों का साथ दिया या फिर विद्रोहियों का साथ दिया। तो इस तरह से हर स्थान के बारे में हम 2-3 जो मुख्य जानकारियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम इसी वीडियो में राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एक मुख्य जो क्रांतिकारी थे तात्या टोपे, वो भी राजस्थान में आए थे। तो राजस्थान में वो कहाँ कहाँ पर आए थे और उनसे संबंधित जो डेट्स हैं, उनसे संबंधित जो स्थान हैं, घटनाएं हैं, उनके बारे में भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। और फिर इस वीडियो के लास्ट में हम राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है उसकी असफलता के कारणों के बारे में पढ़ेंगे, और किन किन लेखकों ने राजस्थान के 1857 के विप्लव के बारे में, विद्रोह के बारे में क्या क्या विचार अपनी पुस्तकों में, अपने लेखों में दिया, उसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो इस तरह से आज का वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शेष जो जानकारियां हैं वो आज इस हम चौथे पार्ट में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मारवाड़ और 1857। बल्कि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो आउवा है वो मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, लेकिन फिर भी इससे संबंधित 2-3 पॉइंट यहाँ फिर मैंने आपके लिए नोट किए हैं। तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं मारवाड़ और 1857। उस समय जोधपुर महाराजा तख्त सिंह थे और वो पूर्ण निष्ठा और सक्रियता के साथ विद्रोहियों को दबाने में कंपनी का उन्होंने सहयोग किया। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि आज के वीडियो में हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि 1857 की क्रांति के समय शेष स्थानों के जो शासक थे वो कौन थे और इस विद्रोह के प्रति उनकी क्या भावना रही थी, उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया या फिर कंपनी का। तो आप देख सकते हैं कि जोधपुर के जो महाराजा हैं तख्त सिंह, उन्होंने विद्रोहियों का साथ न देकर के और पूर्ण निष्ठा के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, कंपनी का साथ दिया। उसके बाद जोधपुर महाराजा के द्वारा अंग्रेजी सहायता के लिए अजमेर भेजी गई सेना ने भूतपूर्व एजीजी सदरलैंड की प्रतिमा पर पत्थर फेंके और अंग्रेज़ों के प्रति अनादर की भावना प्रकट की। तो इस पॉइंट से क्लियर होता है कि महाराजा तख्त सिंह की तो भावना निष्ठावान थी अंग्रेज़ों के तरफ, लेकिन अंग्रेज़ों की सहायता के लिए वे अजमेर अपनी सेना भेजते, अपनी राजकीय सेना भेजते हैं। तो वहाँ पहुँच कर के जो भूतपूर्व राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, जिनकी मूर्ति वहाँ लगी हुई थी, जिनका नाम सदरलैंड था, उनकी मूर्ति पर उन सेना के जवानों ने पत्थर फेंके। तो इस घटना से सिद्ध होता है कि राजा की निष्ठा थी, न कि उनके सैनिकों की। तो उनके सैनिकों की जो निष्ठा थी वो क्रांतिकारियों में थी, और कहीं ना कहीं वे भी चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों का विरोध करें और हम जो हमारी जो स्वतंत्रता है उसको प्राप्त करें। तो इन 2 पॉइंट से हमें ये याद रखना है कि वहाँ के शासक की निष्ठा तो राजा के प्रति थी, लेकिन वहाँ की जो सेना थी वो विद्रोहियों के प्रति सकारात्मक थी। हार्ड कैसल के नेतृत्व में भेजी गई जोधपुर की सेना ने भी हिंडोन में विद्रोहियों को रोकने से मना कर दिया। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हार्ड कैसल के
नेतृत्व में भी जोधपुर की सेना दोबारा भेजी जाती है। तो वो जोधपुर की जो सेना है उसने भी हिंडौन के समीप जो क्रांतिकारियों को, विद्रोहियों को रोकने का जो कार्य दिया जाता है उसके लिए वो भी मना कर देते हैं, यानी वो भी विद्रोहियों को रोकते नहीं है। तो इस तरह से वहाँ की जो सेना है जोधपुर की, उसका जो मनोभाव था, उसकी जो भावनाएं थी, वो क्रांतिकारियों के साथ जुड़ी हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि मारवाड़ क्षेत्र में आवा के लोगों का 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग रहा। इसी के साथ मारवाड़ क्षेत्र की जो जानकारी है वो समाप्त होती है कि मारवाड़ क्षेत्र का जो शासक था तख्त सिंह था, उसकी भावनाएं अंग्रेज़ों के पक्ष में थी, और वहाँ के जो सैनिक थे और वहाँ के जो लोग थे आवा के, उनकी जो भावनाएं थी वो विद्रोहियों के साथ जुड़ी हुई थी। अब हम देखते हैं अन्य राज्यों में संग्राम का प्रभाव। अब जो अन्य जो राज्य थे, रियासतें थी उस समय की, उनमें इस 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इनमें है हमारा जयपुर। 1857 में जयपुर का शासक राम सिंह था, जो अंग्रेज़ों के प्रति पूर्ण वफादार था। तो इस तरह देख सकते हैं कि 1857 के समय जयपुर के शासक का नाम आपको याद रखना है कि राम सिंह था, और ये अंग्रेज़ों के प्रति वफादार था, यानी इन्होंने विद्रोहियों का साथ न देकर के और अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसके विपरीत जयपुर के जो मंत्री थे शिव सिंह, उनकी जो सहानुभूति वो क्रांतिकारियों के साथ थी। तो शासक की जो भावना थी वो अंग्रेज़ों के साथ थी, और मंत्री शिव सिंह की जो सहानुभूति थी वो क्रांतिकारियों के साथ थी। मंत्री के साथ साथ राज्य के कुछ उच्च अधिकारी, जिनमें नवाब लियाकत अली खां, मियाँ उस्मान खां, फौजदार सादुल्ला खां, अंग्रेज विरोधी थे। तो मंत्री के साथ साथ जो तत्कालिक जो उच्च अधिकारी थे जयपुर रियासत के, उनका नाम भी आपको याद रखना है। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि जयपुर के उच्च अधिकारी नवाब लियाकत अली खां, मियाँ उस्मान खां, फौजदार सादुल्ला खां, इनके 1857 की क्रांति के समय क्या विचार थे। तो अंग्रेज विरोधी, अंग्रेज समर्थक, इस तरह से आपके यहाँ ऑप्शन बन सकते हैं। तो जयपुर से संबंधित ये 3 ही पॉइंट थे। उसके बाद में अगला हमारा स्थान है करौली, कि करौली का शासक उस समय मदनपाल था, और ये भी पूर्ण रूप से अंग्रेजी भक्त था। तो इस तरह से हम आगे भी पढ़ेंगे। तो यही मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ जो रियासतों के जो शासक थे उन्होंने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया था। उसने अपनी समस्त सेना अंग्रेज़ों की सहायतार्थ भेजी। कोटा महाराव की सहायतार्थ 2000 सैनिक उसने भेजे। तो कल वाले वीडियो में हमने कोटा विद्रोह के बारे में पढ़ा था। वहाँ भी हमने पढ़ा था कि करौली के जो शासक हैं मदनपाल सिंह, उन्होंने कोटा महाराव को विद्रोहियों से छुड़ाने के लिए, मुक्त करवाने के लिए 2000 सैनिक भेजे थे, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी थी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि वो ही शासक सेना भेज सकता है जो अंग्रेज समर्थक हो। उसके बाद में एजेंट टू गवर्नर जनरल ने मदनपाल से प्रसन्न होकर तोपों की जो सलामी की जो संख्या है वो 17 कर दी। तो कल हमने देखा था कि जो कोटा के जो महाराव थे, जहाँ पर मेजर बर्टन की हत्या होती है, उनका उत्तरदायी समझ करके, उत्तरदायी मान करके उस हत्या का, और उनकी जो 17 तोपों की सलामी थी उसको घटा करके 13 कर दिया जाता है। और इसके विपरीत मदनपाल ने अंग्रेजी सेना का साथ दिया था, अंग्रेजी अधिकारियों का साथ दिया था। इससे प्रसन्न होकर के एजेंट टू गवर्नर जनरल ने तोपों की संख्या बढ़ा करके सलामी की संख्या में 17 कर दी थी। तो दोनों आपको याद रखना है कि कोटा के महाराव की 17 से घटाकर 13 कर दी थी, और मदनपाल की बढ़ा करके संख्या 17 कर दी गई थी। उसके बाद हम अलवर की बात करते हैं। अलवर के शासक बन्ने सिंह व 11 जुलाई 1857 को उसकी मृत्यु के बाद शासक शिवदान सिंह दोनों ही अंग्रेज समर्थक थे। तो जब 1857 की क्रांति राजस्थान में स्टार्ट हुई तो अलवर रियासत के जो राजा थे वो थे बन्ने सिंह, लेकिन 11 जुलाई 1857 को
उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी शिवदान सिंह वहाँ के राजा बनते हैं। लेकिन दोनों के दोनों ही अंग्रेज समर्थक थे। दोनों ने ही अपनी जो भावनाएं थी वो अंग्रेजी सेना के साथ, अंग्रेजी सत्ता के साथ रखी थी। अब बन्ना सिंह ने आगरा के किले में घिरे हुए अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन क्रांतिकारियों ने अछनेरा नामक स्थान के पास ही उन्हें रोक दिया। तो ये अलवर के शासक से संबंधित घटना है जिसको आपको याद रखना है कि अलवर के कौन से शासक ने आगरा के किले से घिरे हुए अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी। तो यहाँ आपको याद रखना है बन्ना सिंह ने। या फिर 1857 की क्रांति के समय अलवर का शासक कौन था, तो वो भी याद रखना है, बन्ना सिंह और शिवदान सिंह। और या फिर अलवर की सेना को क्रांतिकारियों ने आगरा जाते समय कौन से स्थान पर रोका, तो वो याद रखना अछनेरा। तो तैयारी हमारी हर तरफ से अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो कैसा ही प्रश्न हो। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि जब अच्छी तैयारी होती है तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। तो आपको हर बिंदु, इसीलिए मैंने आपको बताया, नहीं तो मुख्य मुख्य स्थानों के साथ ही मैं इस 1857 की क्रांति को समाप्त कर सकता था। लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में राजस्थान का इतिहास दिया हुआ है तो ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारी तैयारी का हिस्सा है कि हमें संपूर्ण राजस्थान में कहाँ 1857 की क्रांति से समय कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन से स्थान का शासक कौन था, सारी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। उसके आगे हम बात करते हैं प्रतापगढ़ के बारे में। तो 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ का शासक दलपत सिंह था और ये भी अंग्रेज समर्थक था। अभी तक जितने भी हम अंग्रेज जो शासक पढ़े हैं वो सारे के सारे अंग्रेज समर्थक रहे हैं। दिसंबर 1858 में तात्या टोपे अपनी सेना के साथ प्रतापगढ़ पहुँचे। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि तात्या टोपे प्रतापगढ़ कब पहुँचे, तो दिसंबर 1858। आगे हम अलग से भी तात्या टोपे के बारे में इसी वीडियो में सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ रियासतों से संबंध होने के कारण यहाँ भी मैंने उनसे संबंधित जो तथ्य हैं वो नोट्स में डाले हैं। वह प्रतापगढ़ को लूटना चाहते थे, लेकिन 13 दिसंबर को मेजर रॉक के प्रतापगढ़ पहुंच जाने से तात्या टोपे आगे बढ़ गए। तो दिसंबर 1858 में उनका प्रतापगढ़ पहुंचने का उद्देश्य यही था, क्योंकि वहाँ के जो शासक थे वो अंग्रेज समर्थक थे, तो वो उस राज्य को लूट करके अपनी सेना में और अपने आर्थिक बल में मजबूती लाना चाहते थे, उसको बढ़ाना चाहते थे। लेकिन 13 दिसंबर को अंग्रेज अधिकारी मेजर रॉक सेना के साथ प्रतापगढ़ जब पहुँचे तो वो प्रतापगढ़ से आगे निकल जाते हैं, वहाँ से प्रतापगढ़ को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। अगला जो हमारा स्थान है 1857 की क्रांति से संबंधित राजस्थान का, वह टोंक। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला भी अंग्रेजों का समर्थक था। तो टोंक में मुस्लिम शासन रहा है, तो वहाँ के जो मुस्लिम शासक थे नवाब वजीरुद्दौला, नाम याद रखना है, वो भी अंग्रेजों का समर्थक रहा। लेकिन सेना ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। आप देख सकते हैं कि भले ही राजस्थान के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया हो, लेकिन उनकी जो सेना थी उनके मन में कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के साथ देने का विचार था। वो चाहते थे कि हम भी क्रांतिकारियों का साथ दें, क्योंकि वो भी अपने राजाओं से, अपने शासकों से और अंग्रेजी जो अत्याचार था, जो उनकी यातनाएं थी, उनका जो क्रूरता थी, उससे वो अप्रसन्न थे। और इस तरह से हर रियासत के लगभग जो सैनिक थे वो क्रांतिकारियों का साथ देना चाहते थे। और टोंक का वजीरुद्दौला जो था वो अंग्रेजों का समर्थक था। नीमच के विद्रोहियों के टोंक पहुंचने पर सेना ने उनका स्वागत किया। और इस तरह से आप देख भी सकते हैं कि जब नीमच के जो विद्रोही थे वो टोंक होते हुए जब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तो जब वो टोंक पहुंचे तो टोंक की सेना ने उनका स्वागत भी किया था। उसके बाद में टोंक नवाब का जो मामा था मीर आलम का, वो अंग्रेज विरोधी था। तो टोंक का जो नवाब था वजीरुद्दौला, वो अंग्रेज समर्थक था, लेकिन उसका जो मामा था जिसका नाम मीर आलम का था, वो अंग्रेज विरोधी था। उसने कई बार अपने भांजे को समझाया भी था कि उसे क्रांतिकारियों का साथ देना चाहिए, न कि अंग्रेजों का। लेकिन कई बार समझाने के बाद भी वो अपने मामा की बात को नहीं मानता है। टोंक के
निम्बाहेड़ा का हाकिम साहिबजादा अहमद यार खां अंग्रेज शासन के विरोध में था। तो मैंने हर स्थान में उन व्यक्तियों को शामिल किया है जो अंग्रेज समर्थक भी था और अंग्रेजों के विरुद्ध भी थे। तो इस तरह टोंक में आप देख सकते हैं कि मीर आलम खां नवाब का मामा भी अंग्रेज विरोधी था, और टोंक रियासत के अंतर्गत जो ठिकाना था निम्बाहेड़ा, वहाँ के जो सरदार थे हाकिम साहिबजादा अहमद यार खां, वो भी अंग्रेजी शासन के विरोध में थे। उसके बाद में हमारा जो अगला स्थान है वो है बीकानेर। राजस्थान के शासकों में अंग्रेजों को दी गई सहायता में बीकानेर संभवतः आगे था। तो राजस्थान की रियासतें लगभग लगभग सारी ही अंग्रेजों के समर्थन में थी, लेकिन अंग्रेजों को जो सहायता देने वाली जो रियासत थी, जो राज्य था, उनमें सबसे अग्रणी रहा है बीकानेर। क्यों रहा है? तो नीचे हम देखते हैं कि अंग्रेजों के बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने क्रांतिकारियों के दमन हेतु स्वयं अभियान का नेतृत्व किया था। अभी तक हमने देखा है कि लगभग लगभग राजस्थान के शासकों ने सिर्फ अंग्रेजों की मदद करने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए, क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए अपनी सेना को भेजा था। लेकिन बीकानेर राज्य एकमात्र ऐसा राज्य माना जाता है जिसने सेना भेजी भी और सेना का नेतृत्व भी स्वयं वहाँ के जो शासक थे 1857 के समय बीकानेर के सरदार सिंह, उसने नेतृत्व भी किया। यानी अपने नेतृत्व में ही उसने अभियान क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए स्टार्ट किया था। सरदार सिंह सेना के साथ 5000 घुड़सवार और पैदल सैनिक लेकर के पंजाब के हासी, सिरसा और हिसार जिलों में भी गया, और जो वहाँ के जो शासक थे सरदार सिंह, वो 1857 की क्रांति को दबाने के लिए राजस्थान से बाहर भी गए। और कहाँ कहाँ गए? तो पंजाब के हांसी नामक स्थान पर गए, सिरसा नामक स्थान पर गए और हिसार नामक स्थान पर गए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि न केवल उन्होंने अंग्रेजों का साथ राजस्थान में दिया, बल्कि राजस्थान के बाहर जाकर भी उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों का पूर्ण साथ दिया। इसलिए माना जाता है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद करने में बीकानेर राज्य सबसे आगे था। बीकानेर की सेना का वाडलू नामक स्थान पर क्रांतिकारियों के साथ कड़ा मुकाबला हुआ। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि बीकानेर की सेना का क्रांतिकारियों के साथ कौन से स्थान पर युद्ध होता है, संग्राम होता है, मुकाबला होता है? तो उस स्थान का नाम याद रखना है, वाडलू नामक स्थान पर। उसके बाद हमारा स्थान है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के उस समय के महाराव थे लक्ष्मण सिंह, और ये भी अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे। तो आप देख सकते हैं हर स्थान में मैंने शासक का नाम भी दिया है और ये भी बताया कि वो अंग्रेजों का समर्थक था या विरोधी था। यहाँ भी तात्या टोपे आए थे और उनसे संबंधित एक तथ्य है कि तात्या टोपे अपने अभियान के दौरान 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा पहुँचे और बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से आप इस वीडियो में अभी तक मैंने 2 घटनाएं बताई है और दोनों में ये चीज़ सामने निकल कर आई है कि तात्या टोपे राजस्थान में वहाँ की जो रियासतें थी उनको जीतने के लिए और अपने बल को बढ़ाने के उद्देश्य से आए थे। तो इसी उद्देश्य से वे 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा में प्रवेश करते हैं और बांसवाड़ा पर वो अधिकार भी कर लेते हैं। लेकिन एक दिन बाद ही अंग्रेजी सेना ने बांसवाड़ा को मुक्त करवा लिया। लेकिन दूसरे ही दिन वहाँ पर अंग्रेज सेना आ जाती है और उस अंग्रेजी सेना ने बांसवाड़ा को तात्या टोपे से मुक्त करवा लिया। तो एक ही दिन वो बांसवाड़ा के शासक रहते हैं, बांसवाड़ा को एक ही दिन अपने अधीन रख पाते हैं। अगला स्थान है हमारा डूंगरपुर। तो डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह थे और ये नीमच के विद्रोह को रोकने में अंग्रेजों की मदद की। तो डूंगरपुर के जो शासक थे महारावल उदय सिंह, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था और महारावल ने खैरवाड़ा छावनी के बिलों को अंग्रेज समर्थन बनाए रखा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इनका कार्य माना जाता है कि जो खैरवाड़ा छावनी थी वहाँ के भीलों को इन्होंने इतना प्रेरित किया, ऐसे ऐसे बातें उनसे कही कि वे हमेशा अंग्रेजों के समर्थक बने रहे। बल्कि आप देख सकते हैं कि हमने जो जनजातीय आंदोलन पढ़ा था, तो जनजातीय आंदोलन में, भील आंदोलन में हमने देखा कि जो भील थे वो
इनके विरुद्ध में थे, शासकों के विरुद्ध में भी थे और अंग्रेजों के विरुद्ध में भी थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन भी किया। लेकिन खैरवाड़ा छावनी के भील हैं वो हमेशा अंग्रेजों के समर्थक बने रहे और इस कार्य में जो महत्वपूर्ण योगदान देने वाले थे, जिन्होंने इनके दिलों में अंग्रेजों के समर्थन की जो भावनाएं बनाए रखी, उनमें मुख्य थे डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह। तो इस तरह से हमने कई स्थानों के बारे में चर्चा करी और हमारा फिर अगला जो स्थान है 1857 की क्रांति से संबंधित वो है झालावाड़। झालावाड़ का उस समय शासक था पृथ्वी सिंह और ये भी अंग्रेज समर्थक था। तो झालावाड़ रियासत के शासक का नाम आपको याद रखना है, पृथ्वी सिंह है और ये पृथ्वी सिंह भी अंग्रेजों का ही समर्थक था, इसने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने पर पृथ्वी सिंह ने खुशियां मनाई और एजेंट टू गवर्नर जनरल को बधाई भेजी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों के प्रति कितने निष्ठावान थे और अंग्रेजों के प्रति इनकी क्या आस्था थी कि जैसे ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार होता है और विद्रोहियों को कुचल दिया जाता है, वहाँ से खदेड़ दिया जाता है, और जैसे ही पृथ्वी सिंह को इस सूचना की खबर लगती है कि दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है और वो अपने राज्य में इस आयोजन के संबंध में खुशियां मनाते हैं और एजेंट टू गवर्नर जनरल को पत्र लिख करके बधाइयां देते हैं कि आपको बधाई हो, आपने विद्रोह को दबा करके दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे जो राज्य के जो राजा थे वो आंदोलन के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने विद्रोहियों का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया और इन्होंने पूरा जो साथ है, पूरी जो अपनी खुशियां हैं, अपना जो दुख है, अपनी जो सेना है, वो सारी की सारी अंग्रेजों के साथ बांटते हैं। अगला हमारा स्थान है जैसलमेर। जैसलमेर के शासक रणजीत सिंह थे और ये भी अंग्रेजी शासकों की इन्होंने भी मदद करी थी, तो ये भी अंग्रेजी शासन के समर्थक थे। जैसलमेर मार्ग से सिंध होकर कोटा जाने वाली अंग्रेजी सेना के लिए रसद आदि का प्रबंध भी इन्होंने किया था। रसद का मतलब होता खाद्य सामग्री। तो जैसलमेर मार्ग से सिंध होते हुए कोटा जो अंग्रेजी सेना जो जा रही थी, उस सेना के लिए इन्होंने जो रसद की व्यवस्था थी, खाद्य सामग्री की जो पूरी व्यवस्था थी, वो जैसलमेर के राजा ने ही करी थी। तो इस तरह से न केवल भावनाओं से वो जुड़े हुए थे, बल्कि सामग्री देने में, सेना प्रदान करने में भी उन्होंने अंग्रेजों की मदद करी। तो ये थे हमारे मुख्य मुख्य जो शेष बचे हुए स्थान थे कि कौन से स्थान पर 1857 की क्रांति के समय कौन शासक था, क्या वहाँ की स्थितियाँ रही थी। अब मैंने जैसे आपको बताया कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एक बहुत बड़े क्रांतिकारी का भी आगमन हुआ था और जिनका नाम है तात्या टोपे। तो उनसे संबंधित घटनाएं भी हम पढ़ लेते हैं ताकि इनसे संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछा जाए राजस्थान के संदर्भ में तो वो प्रश्न भी हमारा गलत ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेना नायक थे। तो वहाँ भी हम इसके बारे में जो दो चार डिटेल है वो पढ़ेंगे जब हम 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, क्योंकि एक प्रमुख सेना नायक रहे हैं उस क्रांति के। अब इनके नाम की बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम है वो रामचंद्र पांडुरंग राव था और इनके पिता का नाम पांडुरंग राव भट्ट था। तो इस तरह देख सकते हैं कि भारत के कई राज्यों में परंपरा है कि अपने नाम के पीछे पिता का नाम लगाया जाता है। तो इसी परंपरा के अनुसार जो तात्या टोपे के नाम के पीछे पांडुरंग जो राव था वो इनके पिता का नाम है और इनका नाम था रामचंद्र। लेकिन जब पूरे नाम की बात आती है तो हमें याद रखना है रामचंद्र पांडुरंग राव और पिता का नाम याद रखना है पांडुरंग राव भट्ट। तात्या टोपे पेशवा नाना साहब के स्वामी भक्त थे जिसने कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया। तो तात्या टोपे ने क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया? कानपुर में। और ग्वालियर में भी ये सक्रिय क्रांतिकारी के रूप में उभर कर आए। तो दोनों ही स्थान इनसे संबंध रखते हैं, लेकिन मुख्य जो नेतृत्व है वो इन्होंने कानपुर में किया था। तो दोनों स्थान आपको याद रखना है, कानपुर और ग्वालियर। 22 जून 1858 को अलीपुर में चार्ल्स नेपियर से
पराजित होने के बाद सैन्य सहायता प्राप्ति की आशा में उन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया। तो राजस्थान में प्रवेश करने का जो उद्देश्य था, इनकी जो भावना थी, वो ये थी कि सैन्य सहायता प्राप्त करने की, क्योंकि अलीपुर में इनका जो मुकाबला है, क्योंकि एक सक्रिय क्रांतिकारी रहे थे, तो इसी सक्रियता के कारण 22 जून 1858 को अलीपुर नामक स्थान पर अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स नेपियर की सेना से ये पराजित हो जाते हैं और इन्हें बहुत ही सेना का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है और ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इसी सैन्य सहायता प्राप्ति के लिए अपनी सेना को बढ़ाने की आशा में इन्होंने अपना जो रुख है वो राजस्थान की तरफ किया था। सर्वप्रथम उन्होंने जयपुर और हाड़ौती की तरफ रुख किया, लेकिन जनरल रॉबर्ट्स के जयपुर पहुंचने की सूचना पर टोंक की ओर मुड़ गए। उसके साथ बांदा नवाब रहीम अली खां भी था। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वो कहाँ आना चाहते थे, तो राजस्थान में वो सबसे पहले जयपुर और हाड़ौती आना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो जयपुर की तरफ आ रहे थे, हाड़ौती की तरफ आ रहे थे, तो उनको सूचना मिलती है कि जयपुर जनरल रॉबर्ट्स अपनी सेना के साथ आए हुए हैं। तो इनके विचार बदल जाते हैं, क्योंकि ये सैन्य शक्ति में बिल्कुल कमज़ोर थे। तो ये नहीं चाहते थे कि मैं और कमज़ोर बनूं या फिर मैं अंग्रेज़ों के हाथों लगूं। तो इन्होंने अपना विचार बदल करके और अपना मार्ग टोंक की तरफ कर लेते हैं और ये टोंक पहुंच जाते हैं। तो जब ये राजस्थान में पहुंचते हैं टोंक, तो यहाँ पर एक व्यक्ति भी इनके साथ थे, वो भी आपको याद रखना है। वो बांदा नामक स्थान के नवाब थे, जिनका नाम था रहीम अली खां। तो ये इनके साथ थे। तात्या टोंक से इंद्रगढ़ और माधोपुर होता हुआ बूंदी पहुंचा, लेकिन बूंदी से भी कोई सहायता नहीं मिली। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जयपुर वो पहुंच नहीं पाते हैं, टोंक वो पहुंचते हैं तो टोंक भी उनकी कोई मदद नहीं मिलती है। फिर टोंक से अपने मार्ग इंद्रगढ़ माधोपुर होते हुए बूंदी पहुंचते हैं और बूंदी भी उनकी कोई मदद नहीं करी जाती है। तो फिर वो मेवाड़ की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि कहाँ से कहाँ गए और कहाँ उनको सहायता मिली, कहाँ उनको सहायता नहीं मिली। तो इस पॉइंट में आपने देखा कि बूंदी पहुँचे और बूंदी भी उनकी कोई मदद नहीं करी जाती है, उन्हें कोई सैन्य सहायता नहीं मिलती है। और इसी असफलता के कारण, इसी निराशा के कारण वो अपना जो मार्ग है वो मेवाड़ की तरफ, अपना जो अभियान है वो मेवाड़ की तरफ बढ़ा देते हैं। तात्या ने मांडलगढ़ में प्रवेश किया, यानी भीलवाड़ा में वो प्रवेश करते हैं और रामपुरा नामक स्थान पर पहुंचते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर पार्क और मेजर टेलर द्वारा मार्ग रोकने पर भीलवाड़ा पहुंच गए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मांडलगढ़ में वो प्रवेश करते हैं, जो भीलवाड़ा रियासत के अंतर्गत ही आता था। लेकिन जैसे ही उस मार्ग से वो जा रहे थे, तो रास्ते में फिर उनका सामना जो है वो ब्रिगेडियर पार्क और मेजर टेलर की सेना से होता है और फिर वो मार्ग बदल करके, उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण वो वहाँ से रास्ता बदल करके दूसरे रास्ते भीलवाड़ा पहुँचते हैं। और मोस्ट ऑफ देखा गया है कि यही माना जाता है, आपने पढ़ा भी होगा, कि प्रथम बार जो तात्या टोपे हैं वो राजस्थान में कहाँ प्रवेश करते हैं, तो भीलवाड़ा आता है। लेकिन हमने देखा, और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है हुकुमचंद जैन की ऑथेंटिक जो किताब है, उसमें जो ऊपर पॉइंट लिखा है कि वो टोंक पहुँचे, तो वो मैंने आपको बता दिया है। और अन्य पुस्तकों में जो माना जाता है वो भीलवाड़ा माना जाता है, लेकिन आपको टोंक याद रखना है। ऑप्शन में टोंक आए तो आपका जवाब टोंक होगा, और टोंक नहीं है भीलवाड़ा ही है तो आपका जवाब भीलवाड़ा होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं। और कौन कौन अधिकारियों ने इनका रास्ता रोका था, किस किस स्थान पर, वो भी याद रखना है। तो मांडलगढ़ में इनका रास्ता किस किस ने रोका था, तो ब्रिगेडियर पार्क और मेजर टेलर। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ भीलवाड़ा में सांगानेर के पास कोठारी नदी के किनारे 9 अगस्त 1858 को रॉबर्ट्स की सेना से वो पराजित होते हैं और फिर वहाँ से भी वो कोठारिया चले जाते हैं। तो रॉबर्ट्स के साथ उनका युद्ध कब होता है, कोठारी नदी के किनारे 9 अगस्त 1858 को। और इस युद्ध में भी, इस संग्राम में भी, इस मुकाबले में भी जो तात्या टोपे हैं वो पराजित हो जाते हैं और पराजित होने के बाद वो वहाँ से कोठारिया चले जाते हैं। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने उनकी सहायता की। जो कोठारिया के जो जोध सिंह थे, जिन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह की भी मदद करी थी, तो उन्होंने
तात्या टोपे की भी सहायता की, उनको शरण दी, वहाँ पर उनको उनकी जितनी भी उनसे संभव हो सकता था, जितनी मदद वो कर सकते थे वो मदद भी करी। तो आपको यह याद रखना है कि भीलवाड़ा में पराजित होने के बाद, रॉबर्ट्स की सेना से पराजित होने के बाद तात्या टोपे कहाँ गए, तो कोठारिया। और कोठारिया में उनकी मदद किसने की, तो रावत जोत सिंह ने। आगे हम देखते हैं कि 13 अगस्त 1858 को रूकमगढ़ के पास पुनः अंग्रेज सेना से वो परास्त होते हैं और झालरा पाटन पहुंचते हैं, जहां की सेना तात्या टोपे के साथ मिल गई। तो पहली बार इनकी जो सैन्य वृद्धि हुई वो झालरा पाटन में होती है, क्योंकि 9 अगस्त को ये रॉबर्ट्स की सेना से पराजित होते हैं और 13 अगस्त को फिर ये अंग्रेज़ों से पराजित होते हैं। और जिस सेना से ये पराजित होते हैं उस सेना के जो अधिकारी थे वो उनको यहाँ रूकमगढ़ के पास पराजित करते हैं और वहाँ की जो झालरा पाटन की जो सेना है वो इनके साथ मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं अभी तक इनको कहीं भी जो सहायता नहीं मिली थी वो झालरा पाटन में जाकर के इनको सैन्य सहायता मिलती है। अब हम दूसरी बार की बात करते हैं। ये माना जाता है इतिहास में कि तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे। तो दूसरी बार दिसंबर 1858 को राजस्थान में आए और 9 दिसंबर 1858 को कुशलगढ़ होते हुए बांसवाड़ा पहुंचते हैं। 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा पर अधिकार किया और अगले दिन अंग्रेज सेना के पहुंचने पर सलुम्बर की ओर कूच किया, जहां रावत केसरी सिंह ने उनकी मदद की। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि बांसवाड़ा पर ये अधिकार कर लेते हैं। ये हमने 1857 की क्रांति में जो हमारा जो पिछला पॉइंट था, विभिन्न स्थानों पर 1857 की क्रांति, वहाँ भी देखा था कि 11 दिसंबर 1858 को ये बांसवाड़ा पर अधिकार करते हैं और अगले ही दिन अंग्रेजी सेना के पहुँचने पर वो सलुम्बर की ओर निकल जाते हैं और सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने भी उनकी मदद करी। तो ये भी आपको याद रखना है कि बांसवाड़ा से रवाना होकर के तात्या टोपे कहाँ पहुँचते हैं, सलुम्बर, और सलुम्बर में उनकी मदद करने वाले व्यक्ति का जो नाम है वो है रावत केसरी सिंह। प्रतापगढ़ में मेजर रोक के साथ उनका युद्ध होता है, जिसमें तात्या टोपे को बहुत क्षति होती है। तो फिर इनका सामना मेजर रोक की सेना से होता है, कहाँ, प्रतापगढ़ में, और वहाँ भी इनको हार का सामना करना पड़ता है और इस हार से ये बुरी तरह हारते हैं और बहुत ही इनकी क्षति होती है, नुकसान होता है। दौसा के पास कैप्टन सावर्स और होनर्स की सेना से फिर पराजित होते हैं और वहाँ से पराजित होकर के तात्या टोपे सीकर पहुँच जाते हैं और सीकर में कर्नल होम्स से ये फिर पराजित होते हैं। तो हर जगह इनको हार का मुंह देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी इनको आपको याद रखना है कि कौन से जगह कौन से अंग्रेजी सैनिक या अंग्रेजी सेनापति से ये पराजित होते हैं। तो सीकर में किससे पराजित होते हैं, कर्नल होम्स से। दौसा के पास किससे पराजित होते हैं, कैप्टन सावर्स और होनर्स की सेना से। सभी और निराशा हाथ लगने पर अपने पुराने सहयोगी नरवर के मानसिंह के पास चला जाता है और मानसिंह ने विश्वासघात करते हुए 7 अप्रैल 1859 को अंग्रेज़ों के सुपुर्द कर दिया। तो जब आप देख सकते हैं कि हर जगह जब इनको पराजय का सामना करना पड़ता है, किसी भी रियासत से इनको सैन्य सहायता नहीं मिलती है, तो ये हार थकने के बाद में निराश होकर के इनके पुराने एक सहयोगी थे नरवर नामक स्थान के मानसिंह, ये सोचते हैं कहीं कि उन्हीं के पास चल कर के कुछ मदद ली जाए, वहाँ चल कर के शरण ली जाए। तो ये वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद मानसिंह है वो इनको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और जब ये सो जाते हैं तो विश्वासघात करते हुए उनके वहाँ होने की सूचना ही अंग्रेज़ों के पास पहुँचा देते हैं और अंग्रेजी सेना उनको घेर करके और 7 अप्रैल 1859 को उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तो ये बहुत ही इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है कि एक महान क्रांतिकारी के साथ विश्वासघात करके उन्हीं के सहयोगी, उन्हीं के मित्र मान सिंह ने, नरवर के मान सिंह ने अंग्रेज़ों के सुपुर्द कर दिया। तो तारीख आपको याद रखनी है 7 अप्रैल 1859। और विश्वासघात किसने किया ये भी याद रखना है, नरवर के मान सिंह ने। तो इस तरह से 7 अप्रैल को वो अंग्रेज़ों के अधिकार में आ जाते हैं और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी जाती है। तो ये तारीख भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई, तो 18 अप्रैल 1859 को। तो इसी के साथ जो तात्या टोपे से संबंधित जो वर्णन है वो हमारा समाप्त होता है।
इसको यहाँ इसीलिए शामिल किया है क्योंकि 1857 की क्रांति से इनका संबंध है राजस्थान में, और कितना गहरा संबंध वो आप देख चुके हैं कि हर जगह इनको रोकने का प्रयास किया जाता है और इनका बहुत स्थानों पर युद्ध भी होता है और लगभग लगभग इनको हार का सामना ही करना पड़ता है। अब हमारी जो लास्ट स्लाइड है इसमें हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, क्योंकि हमने देखा कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो 1857 के संग्राम को ही कहा जाता है। यदि ये सफल हो जाता तो हमारा जो देश है वो 1947 के बजाय 1857 में ही 90 साल पहले ही स्वतंत्र हो चुका होता, लेकिन ये असफल रहा। तो राजस्थान के संदर्भ में हम इनकी असफलता के कारणों की बात करें तो सबसे पहला जो कारण है शासकों द्वारा अंग्रेज़ों की सहायता करना, और ये हमने हर वर्णन में पढ़ा भी है कि राजस्थान की लगभग लगभग हर रियासतों के शासकों ने विद्रोहियों का साथ न देकर के और अंग्रेज़ों की इन्होंने मदद करी। दूसरा प्रमुख कारण है संगठन और नेतृत्व शक्ति का अभाव, यानी राजस्थान में लगभग लगभग हर जगह क्रांति की आवाज़ उठी लेकिन आपस में इनमें संगठन नहीं बन सका और एक सफल नेतृत्व इनको नहीं मिल सका। नेतृत्व की कमी रही है क्योंकि हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि शासकों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। यदि ये शासक विद्रोहियों के साथ हो जाते और क्रांतिकारियों का यदि पूर्ण साथ देते तो इनको एक अच्छा नेतृत्व मिल सकता था और जो हमारे 1857 की जो क्रांति है वो सफल हो सकती थी। अगला असफलता का कारण है अंग्रेज़ों के अमानवीय अत्याचारों से मनोबल कमज़ोर होना। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी सेनाएं भेजी गई और जिस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो इस अभियान में पकड़ा गया, उसके साथ इतनी बर्बरता की गई, इतनी अमानवीय यातनाएं उसको दी गई, अत्याचार उस पर किए गए कि उसके अत्याचारों को सुनकर के किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो आंदोलन से जुड़ जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे उनके अत्याचारों से, अमानवीय अत्याचारों से जो विद्रोहियों का, जो सेनानियों का जो मनोबल था, मन की जो शक्ति थी, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और हमारा 1857 का जो संग्राम है वो असफलता की भेंट चढ़ जाता है। प्रशिक्षण व सैन्य सामग्री आदि की कमी, ये भी एक प्रमुख कारण है कि जो क्रांतिकारी थे उनके पास कोई विशेष प्रशिक्षण भी नहीं था और युद्ध करने के लिए कोई सैन्य सामग्री भी उनके पास नहीं थी। इसके विपरीत अंग्रेज़ों के पास प्रशिक्षक सेना नायक थे, सैनिक थे और पर्याप्त युद्ध की सामग्री भी थी। और अगला जो असफलता का कारण है वह सुनिश्चित योजना लक्ष्य का अभाव, यानी इस क्रांतिकारी की कोई भी एक निश्चित योजना नहीं थी कि इस योजना के तहत हमें कार्य करना है, इस स्थान को इस तारीख पे आक्रमण करना है, इस छावनी को इस तारीख को लूटना है, ऐसी कोई योजना नहीं थी और उनके पास कोई विशेष लक्ष्य भी नहीं था। और इन्हीं कारणों से राजस्थान का जो 1857 का जो संग्राम है वो असफल हो जाता है। अब हमारा आज का लास्ट बिंदु है कि 1857 के संग्राम का स्वरूप। तो किस व्यक्ति ने इसको किस स्वरूप में माना है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि नसीराबाद छावनी के एक सैनिक अधिकारी जिनका नाम IT प्रिचार्ड था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था म्यूटिनीज इन राजपूताना। और उस पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा है कि राजस्थान में विप्लव का सूत्रपात नसीराबाद में सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ, परंतु अन्य स्थानों पर फैलाव के बाद इसके स्वरूप में परिवर्तन आने लगा। तो म्यूटिनीज इन राजपूताना पुस्तक में वो लिखते हैं कि राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत है वो सैनिक विद्रोह के रूप में होती है और कहाँ होती है, नसीराबाद में होती है। लेकिन जैसे ही इस क्रांति का प्रचार प्रसार राजस्थान के अन्य स्थानों पर होता है तो इसका जो स्वरूप है वो सैनिक विद्रोह के रूप में न होकर के अन्य रूपों में परिवर्तित हो जाता है। कहीं पर ये धार्मिक विद्रोह बन जाता है, कहीं पर ये सैनिक विद्रोह बन जाता है, कहीं पर अन्य प्रकार का ये विद्रोह बन जाता है। अगले जो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में लिखा वो हाड़ौती अंचल के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल। उन्होंने 1857 के संग्राम को गदर या सैनिक विद्रोह नहीं मानकर स्वतंत्रता संग्राम माना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सूर्यमल मिश्रण ने
1857 की क्रांति को क्या माना? ऑप्शन में होगा गदर, सैनिक विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम या धार्मिक विद्रोह। तो हमारा जवाब होना चाहिए स्वतंत्रता संग्राम। तो इन्होंने ना तो इसको गदर माना, ना इसको सैनिक विद्रोह माना। ऊपर हमने देखा था कि पिचाड़ ने इसको सैनिक विद्रोह माना था स्टार्ट में, लेकिन सूर्यमल्ल ने इसे स्वतंत्रता संग्राम माना है। लास्ट व्यक्ति हैं नाथूराम खड़गावत। इन्होंने भी लिखा है राजस्थान रोल्स इन स्ट्रगल ऑफ 1857 कि 1857 की क्रांति के स्ट्रगल में राजस्थान की क्या भूमिका है। ये पुस्तक लिखी है इन्होंने। उस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि यहाँ के विप्लवकारियों का अखिल भारतीय दृष्टिकोण नहीं था और न उनके पास कोई राष्ट्रीय महत्व की विशिष्ट योजना थी, परंतु उनके मन में बहादुर शाह के प्रति सहानुभूति थी। तो ये लिखते हैं कि यहाँ के जो क्रांतिकारी थे, यहाँ के जो विद्रोही थे, यहाँ के जो विप्लवकारी थे, उनका अखिल भारतीय दृष्टिकोण नहीं था, यानी वो सिर्फ राजस्थान के बारे में ही सोचते थे और उनकी जो नज़र थी, उनका जो दृष्टिकोण था वो लगभग राजस्थान तक सीमित था और उनके पास कोई राष्ट्रीय महत्व की विशिष्ट योजना भी नहीं थी कि उन्हें किस तरह से, किस योजना के तहत कार्य करना है। लेकिन एक बात स्पष्ट होती है कि वो लिखते हैं कि राजस्थान के जो क्रांतिकारी हैं वो दिल्ली के जो शासक थे बहादुर शाह जफर, अंतिम जो मुग़ल बादशाह थे, उनके प्रति उनकी पूर्ण सहानुभूति थी। तो इस तरह से इन तीन व्यक्तियों के जो विचार हैं वो भी आपको याद रखना है। तात्या टोपे की जो घटनाएं हैं, जो क्रियाकलाप हैं राजस्थान में, वो भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ जो अन्य स्थानों पर कौन से वहाँ के शासक थे, वहाँ पर कौन कौन से शासक ने विद्रोहियों का साथ दिया, किसने अंग्रेज़ों का साथ दिया, ये सारी घटनाएं आपको पढ़नी है। इसी तरह से हमारा जो आज का जो बिंदु है, राजस्थान में 1857 की जो क्रांति, वो यहीं पर समाप्त होती है, जिसको हमने 4 भागों में आपके सामने प्रस्तुत किया है। और लगभग मुझे आशा है कि इस टॉपिक से अब आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि 4 भागों में मैंने इतनी सामग्री आपके लिए उपलब्ध करवाई है कि कैसा भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आए इस टॉपिक से संबंधित वो गलत नहीं होगा और आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि एक एक प्रश्न हमारे चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।